आप सभी को एग्जाम नैनो चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का साइंस की क्लास में हम लोग टॉप 20 PIQ को देखेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए क्लास नंबर 52 का हम लोग आज शुरुआत करते हैं। और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने कि किस पर्पज के लिए यानी कि किस उद्देश्य के लिए अवरक्त प्रकाश या उष्मा का उपयोग किया जाता है। अवरक्त प्रकाश या अवरक्त उष्मा को हम लोग प्रयोग किस काम के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर ए फर्श को सुखाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी कपड़ा धोने के लिए, ऑप्शन नंबर सी कपड़ा रंगने के लिए, या ऑप्शन डी भोजन को पकाने के लिए। तो अवरक्त प्रकाश का जो यूज किया जाता है वो हम लोग भोजन को पकाने के लिए करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, वातावरण को गर्म करने में मूल रूप से किसका योगदान सर्वाधिक होता है, यानी कौन सा प्रोसेस से हम लोगों का इन्वायरमेंट सबसे ज्यादा हीट होता है। पहला ऑप्शन है आइसोलेशन, ऑप्शन बी कंडक्शन, ऑप्शन सी रेडिएशन एंड ऑप्शन डी कन्वेंशन। तो जो रेडिएशन प्रोसेस है, रेडिएशन प्रोसेस के हेल्प से आपका जो वातावरण है ये सबसे ज्यादा हीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। चार ऑप्शन आपके पास कि लोहा, नाइक्रोम, टंगस्टन या ग्रेफाइट। बिजली का बल्ब में जो फिलामेंट लगा होता है वो किस चीज का बना होता है, तो वो आपका किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल पीने वाले पानी के डैश के रूप में किया जाता है। पीने वाले पानी में हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। तो पीने वाले पानी में हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल क्यों करता है, ये आपका क्वेश्चन में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है कि कीटाणुनाशक के रूप में करते हैं, या ऑप्शन बी एंटीबायोटिक के रूप में करते हैं, या ऑप्शन सी एंटीसेप्टिक के रूप में, या ऑप्शन डी स्कंदक के रूप में। तो पीने वाले पानी में जो ब्लीचिंग पाउडर का यूज हम लोग करते हैं कीटाणुनाशक के रूप में करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और ये DSSSB में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल कांच को घुला सकता है। ऐसा कौन सा एसिड है जो कांच को भी घुला सकता है। नाइट्रिक अम्ल, धुएंधार सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। तो कांच को घुला सकने वाली जो एसिड है उसका नाम है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। इसका अगर हम लोग केमिकल फॉर्मूला देखें तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का जो केमिकल फॉर्मूला होता है क्या होता है, HF होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। चैनल में अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक भी करने मत भूलिएगा, क्योंकि लाइक करने से ही मोटिवेशन मिलता है डेली बेसिस पर आपको वीडियो बनाने के लिए। क्वेश्चन में आपको आपसे पूछा गया है कि उस गैस का चयन करें जिसे अग्निशामक यंत्र में संग्रहित किया जाता है। जो फायर एक्सटिंग्विशर डिवाइसेस होती है जिससे हम लोग जब कोई आग लग जाता है तो उसका यूज करते हैं, तो उसमें कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन को कैसे घुमाने के लिए दिया गया है। मैक्सिमम लोगों को ये तो पता है कि इसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, बट किस अवस्था में करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग। द्रव अवस्था में करते हैं, या ठोस अवस्था में करते हैं, या शुष्क अवस्था वाला कार्बन डाइऑक्साइड का हम लोग प्रयोग करते हैं, या कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार का ऑप्शन आपको एग्जाम में दिया जा सकता है ताकि आपको जो है घुमाया जा सके और आप कंफ्यूज हो जाए। तो आपको बता दें कि अग्निशामक यंत्रों में जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का कौन सा जो रूप होता है उसमें प्रयोग होता है, उसमें जो होता है आपका द्रव अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। द्रव अवस्था में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है किसमें, अग्निशामक यंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये भी आपका एक जो है थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और क्वेश्चन देखने के बाद आपको घबराना नहीं है, सिंपली क्वेश्चन को आपको पहले पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो नेचुरल सोर्सेस है, प्राकृतिक स्रोत, अम्ल का कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इधर आपका लिखा हुआ इमली, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जो लिखा हुआ क्वेश्चन में ऑक्सैलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ दही में क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। अब चार ऑप्शन दिया गया है कि दोनों में से कौन सा कथन सही है, कि ना तो एक और ना ही दो, यानी कि दोनों ही कथन सही नहीं है, या केवल दो सही है, या एक और दो दोनों सही है, या केवल एक सही है। तो इनमें से आप अगर देखेंगे तो आपको पता होगा कि जो दही होता है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। बट जो इमली होता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा, टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे केवल ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी कि दही वाला ऑप्शन सही है, इमली वाला ऑप्शन जो है आपका गलत है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है
कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक तन्य धातु है। सबसे तन्य धातु कौन सा है इन चार ऑप्शनों में से। चार ऑप्शन आपका क्या क्या दिया हुआ है। पहला आपका दिया हुआ है कि सोना सबसे तन्य धातु है। ऑप्शन नंबर बी दिया है कि कॉपर सबसे तन्य धातु है, या ऑप्शन नंबर सी की चांदी सबसे तन्य धातु है, या ऑप्शन नंबर डी की लोहा सबसे तन्य धातु है। तो सबसे तन्य धातु यानी कि वैसा धातु जिसमें हम लोग तार खींच सकते हैं, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, सबसे ज्यादा टेंसाइल वाला जो मेटल होती है वो कौन सा होता है आपका सोना। इसलिए सोना का प्रयोग जो है हम लोग क्या करते हैं, गहना बनाने में, ऑर्नामेंट्स बनाने में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऐसा कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। कॉपर तो लिक्विड अवस्था में नहीं पाया जाता है। आयरन, लोहा भी लिक्विड अवस्था में नहीं पाया जाता है, यानी कि कमरे के ताप पर, रूम टेम्परेचर पर हम लोग बात कर रहे हैं। एल्यूमिनियम में नहीं होता है। अगर ये इसका आंसर आपको नहीं भी पता है तो आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते थे, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मरकरी, यानी कि जिसे हम लोग पारा कहते हैं। और पारा का जो रासायनिक सूत्र है या रासायनिक संकेत है, ये क्या है, Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का मुख्य घटक है। तो जो बायोगैस का मेन घटक क्या है, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन या प्रोपेन। तो बायोगैस का जो मुख्य यानी कि मेन कंस्टिट्यूएंट है वो क्या है, मीथेन गैस है। मीथेन का हम लोग रासायनिक सूत्र बात करें तो CH4 जो है आपका मीथेन का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अपचयन, एक होता है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होता है, या नाइट्रोजन की वृद्धि होती है, या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, या उपयुक्त में से कुछ नहीं होती है। तो अपचयन अभिक्रिया जो होती है यानी जो रिडक्शन रिएक्शन होती है उसमें आपका हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। किसकी वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की, और ऑक्सीजन की कमी होती है। बट जब हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन की ओर जाएंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, उसमें आपका ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और हाइड्रोजन की कमी होगी। बट उसका उल्टा आपका रिडक्शन रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन में हाइड्रोजन की वृद्धि होगी और ऑक्सीजन की कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में कि कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है। ये भी बायोलॉजी से है आपका कि लाइनन, रेशम, जूट या नायलॉन। तो जूट तो आपका प्राकृतिक रेशा है, इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नायलॉन। नायलॉन जो है आपका एक नेचुरल रेशा नहीं है, ये एक मैन मेड है, प्राकृतिक नहीं है। तो कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है, नायलॉन एक प्राकृतिक रेशा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि सूरज से ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है पृथ्वी के लिए वो क्या है, सूरज से हम लोग एनर्जी को रिसीव करते हैं। तो सूरज में जो एनर्जी का प्रोडक्शन होती है, एनर्जी उत्पन्न होती है, वो किस अभिक्रिया के माध्यम से सूरज में एनर्जी प्रोडक्शन होती है। तो नाभिकीय संलयन विधि से सूरज में क्या होती है, एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। तो सूरज से ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हंसाने वाली गैस कौन सी है, और इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे कि हंसाने वाली गैस कौन सी है। नाइट्रोजन परऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रिक ऑक्साइड। इसका उत्तर आप लोगों को मालूम होगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि हंसाने वाली गैस कौन सी है। सेशन को आप लोग लाइक भी कीजिएगा। नेक्स्ट आपसे बायोलॉजी से कि प्रकाश संश्लेषण किसका मुख्य कार्य है। पौधों में जो भोजन बनाने की विधि है उसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होती है पौधों में, पत्ते पर होती है, जड़ में होती है, फल में होती है या डंठल में होती है। तो प्रकाश संश्लेषण किसका मुख्य कार्य है, प्रकाश संश्लेषण जो आपका पत्ता का मुख्य कार्य है, क्योंकि जो सनलाइट रिसीव करने के लिए जो मेन ऑर्गेन है पेड़ पौधे का वो क्या है, पत्ता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पत्ता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन पादप जगत का उपसमूह नहीं है। आप लोग जानते हैं कि जो जगत को दो जगत में बांटा गया था, एक पादप जगत और एक प्राणी जगत। तो पादप जगत को फिर से 5 भागों में बांटा गया था। तो इनमें से कौन सा भाग जो है पादप जगत का उपसमूह नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन में है आपका टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, थैलोफाइटा या हेमिकॉर्डेटा। तो टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म और थैलोफाइटा, ये तीन जो है आपका क्या है, ये आप पादप जगत से संबंधित है। बट आपका जो हेमिकॉर्डेटा है ये पादप जगत से संबंधित नहीं है, ये एक जंतु जगत का उपसमूह है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बीजों में बीजपत्रों की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म वर्ग को कितने भागों में बांटा गया है। तो बीजपत्रों की संख्या के आधार पर
एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। एंजियोस्पर्म को बीजपत्रों की संख्या के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक को हम लोग बोलते हैं एक बीजपत्री और दूसरा हो गया आपका द्विबीजपत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है, यानी कौन सा ऐसा चीज है जिसे हम लोग गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं? मक्का को, कॉटन को, बाजरा को या जूट को? तो जूट को हम लोग क्या बोलते हैं? गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। किसको? जूट को, उसके कलर के कारण गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको दो कथन दिया गया है और आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। सबसे पहला कथन क्या है कि एंजियोस्पर्म में बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है, जिसमें बदलाव होकर फल का निर्माण होती है। कथन दो है आपके पास कि ब्रायोफाइटा को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। तो पहला जो कथन दिया गया उसको फिर से आप देखेंगे कि एंजियोस्पर्म में क्या होती है? बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होती है, जो कि एकदम सही बात है। और फिर उसमें बदलाव होकर किसका निर्माण हो जाती है? फलों का निर्माण हो जाती है। ये कथन बिल्कुल आपका सही है। कथन दो को आप देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि ब्रायोफाइटा को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। यह भी सही बात है कि ब्रायोफाइटा को हम लोग क्या कहते हैं? पादप वर्ग का उभयचर कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि एक और दो दोनों कथन इसका सही है। और ये भी आपका DSSSB में पूछा गया था। इस प्रकार से क्वेश्चन को आप डेली बेसिस पर करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट के साथ साथ कैसा क्वेश्चन आपका टीचिंग एग्जाम्स में पूछा जाता है ये भी आपको पता चल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का हिस्सा नहीं है? चार चीज दिया हुआ आपके पास कि ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, मेमोरी या कीबोर्ड। कौन सा जो है आपका मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का हिस्सा नहीं है? तो ऑडियो आपका मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का हिस्सा है, वीडियो भी आपका मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का हिस्सा है, जो ग्राफिक्स होती है वो भी आपका मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के हिस्सा है। बट मेमोरी या कीबोर्ड जो है आपका, ये आपका मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का हिस्सा नहीं है। और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस प्रकार टोटल आज हम लोग 20 क्वेश्चन को डिस्कस किए। डेली बेसिस पर सेशन आपके लिए अपलोड हो रही है, तो सेशन को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो क्वेश्चन का आंसर पूछिए उसका आंसर दीजिएगा, सो दैट हमें पता चले कि हाँ आप लोग सेशन में इंटरेस्टेड है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।